20 के बाद इंशाल्लाह किसी भी दिन जो अभी अनाउंस हो जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। लाखों लोग पाकिस्तान से इंशाल्लाह कराची से लेके खैबर तक और गवादर से लेके लाहौर तक वो अपनी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इस्लामाबाद में निकलेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके आखिरी चंद हफ्ते हैं, आप इंतखाबात की तरफ चले जाएं और इस बहरान पैदा होने से पहले चले जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे फिर आपकी मर्जी है, लिहाजा देख लें आप कितनी सख्ती आप बर्दाश्त कर सकते हैं, हम देख लेंगे कितनी सख्ती हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक गैर मुल्की साजिश है कि पाकिस्तान की अजीम अफवाज के ख़िलाफ़ मीडिया में, सोशल मीडिया में और जो इस शहर में कैंपेन चलाई जा रही है। मुमकिन है जिस दिन इस्लामाबाद में इमरान खान की कॉल हो, जिस तरह भुट्टो के दौरान में यहाँ बाज़ लोगों ने अपने आप को आग लगा ली थी, यहाँ ऐसी फ़ज़ा बनी हुई है और ये बनाई जा रही है गैर मुल्की ताकतें, वही जो अपने टौटों को लेके आई है। हमारे हलकों में ये हालात इतने अच्छे नहीं थे कि आज हर हलका का बंदा इमरान खान के साथ है। आज ये सारे इलेक्शन का मुतालबा करते थे, आज ये सारे इलेक्शन से भागे। और ये मैं वाजे कर देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, अपने एहतराम को बरकरार रखना है और इस पाकिस्तान में एक अमन का मसला चाहते हैं, तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा और ऐसी कॉल होगी कि सारी कौम इस्लामाबाद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और शेख रशीद साहब जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ चला जाएगा अगर इमरान खान साहब के मुतालबात तस्लीम ना किए गए। और आज शेख रशीद साहब ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान से मैं कहता हूँ कि इंतखाबात करा लें अगर आप पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। उससे पहले वो कहते रहे हैं कि अगर आप अपना एहतराम कायम रखना चाहते हैं इस मुल्क में तो आपको इमरान का साथ देना होगा। लेकिन आज हमने देखा कि ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जी, और उसमें ये कहा गया कि ना सिर्फ ये कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से गैर मुसद्दिका और हतक आमेज़ गुफ्तगू की जा रही है, दानिस्ता तौर पर सियासत में उनको घसीटा जा रहा है। और ये कोशिश कौन कर रहा है? ये दानिस्ता कोशिश हो रही है कुछ सहाफ़ियों की तरफ से और कुछ सियासतदानों की तरफ से मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है। अगर आप ये सारे सिलसिले को जोड़ें, जब से अदम एतमाद कामयाब हुई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तब से एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि अफवाज पाकिस्तान में एक तकसीम है, अफवाज पाकिस्तान के अंदर टूट फूट है। जबकि हमने देखा था कि जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग की थी इस सारे मामले को लेकर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की अफवाज एक ऐसा इदारा है जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है, हमारी 7 तक अफवाज उसी तरफ देखती हैं। और पाकिस्तान के अफवाज के हवाले से अगर आप जो दुनिया में उनकी रैंकिंग है उसको भी देखें तो वो नज़्म ज़ब्त की वजह से ही है कि एक वेल डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है। और अब हम जब हमेशा से ये मुतालबा करते रहे हैं, क्योंकि हमारी एक तारीख़ है, उस तारीख़ में अफवाज पाकिस्तान का एक किरदार रहा है, हम सब मुतालबा करते थे कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत से दूर रहना चाहिए। अब वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में कहा है कि मुदाखलत का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, हमें सियासत से और सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। लेकिन इस बात पे अब कान नहीं धरे जा रहे। तो आखिर ये सारी जो गुफ्तगू है, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बल्कि फ़ौज की आला क़यादत के हवाले से भी इस तरह के रेफरेंसेस हम देखते हैं। जो टीवी टॉक शोज़ में हमारे कुछ कुलीग्स जो बात करते हैं, तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो ये हैं जी कि बराह रास्त या बिला वास्ता अवामी फ़ोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर ये बातें की गई हैं। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तजियाकारों की जानिब से गैर मुसद्दिका, हद आमेज़ और इश्ताल अंगेज़ बयानात का ये अमल इंतहाई नुकसानदेह है। अगर अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है, एक डैमेजिंग एक तरीका और अनएथिकल एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे। एक तरफ बड़े आराम से खाना जंगी की बात की जाती है, दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान को बार बार
सियासत में लाने की कोशिश हो रही है और उन पे दबाव डाला जा रहा है। एक तरफ ये कह के कि वो तकसीम है, दूसरी तरफ ये कह के कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ ना दिया, अगर वो न्यूट्रल रहे या वो एपॉलिटिकल रहे, जो उन्होंने नई टर्म इस्तेमाल की थी, तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब के अगर साथ नहीं हैं तो फिर इस मुल्क में तबाही हो सकती है, इस मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। तो पहले प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। पहले हिस्से में प्रोग्राम के आखिर में हम अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बानी रुकन तहरीक इंसाफ के। फॉरेन फंडिंग केस उन्होंने ही किया है, वो पिटिशनर हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या मंतकी अंजाम होने वाला है इस केस का, होगा कि नहीं होगा, और आखिर होगा क्या उस केस के साथ। जी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एहसान टीपू साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल इदारों के साथ वाबस्ता रहे हैं। वो जगहें पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, और फिर अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी थी उसको बड़े करीब से उन्होंने कवर किया। तो इनसे पूछेंगे कि आखिर ये इतने आराम से बार बार हम खाना जंगी की बातें क्यों सुन रहे हैं कुछ रहनुमाओं की तरफ से। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, उनकी अपनी एक तहरीक है, उसके सरबराह हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में खाना जंगी कैसे मुल्कों को तबाह करती है। हमारे पड़ोस से जब खाना जंगी वहाँ पे शुरू हुई तो क्या हालात पैदा हुए पाकिस्तान में, तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी बड़ी करीब रही इस सारी सूरत हाल के। तो उनसे पूछेंगे कि आखिर हम इतने इनसेंसिटिव, इतने गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना बयानात क्यों सुन रहे हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से। तो बहुत शुक्रिया दोनों का। अब्दुल्ला गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। बारहा बात हो रही है एक सियासी तहरीक में खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है। आपको लगता है सियासी लड़ाई में खाना जंगी का बार बार जिक्र आना एक मुनासिब बात है? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने जो है वो सारा बयानिया तो बयान कर दिया। देखें, बात ये होती है कि मुल्क के अंदर खामियां खूबियां हर मुल्क में होती हैं, लेकिन कहीं ये बात नहीं होती कि अपने ही लोगों को उकसाया जाए। ये अच्छी बात नहीं होती। जिन ममालिक के अंदर खाना जंगी हुई है उनके अंजाम हमारे सामने मौजूद हैं, और यूक्रेन की सबसे बड़ी मिसाल है कि जिन्होंने 1994 के अंदर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तल्फ किया और उसके बाद लोगों के सहारे के ऊपर चले, नतीजा जो है वो आज आपके सामने है। आज इंस्टिगेट करना, लोगों को जो है वो उकसाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसके दूररस नताइज के ऊपर नजर रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी सियासी मकासद को हासिल करने के लिए कौम को तकसीम करना एक लीडरशिप का किरदार नहीं होना चाहिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया था, बावजूद इसके कि हमारा तहजीब, हमारा तमदन, हमारी ज़बान, हमारी शक्लें फर्क थी, लेकिन उन्होंने एक कौम बनाया बावजूद इसके कि उसमें 1000 मील का फर्क था। शेख रशीद साहब को मालूम है कि इलेक्शन के अंदर उनको बगैर पीटीआई की सपोर्ट के कुछ हासिल होने का नहीं है। खास तौर पे जब टीएलपी का जो मामला शुरू हुआ उसके बाद जो उनको दीनी धड़ों से जो सपोर्ट आया करती थी उनके हल्के के अंदर, वो भी खत्म हो चुकी है। इसलिए उन्होंने अपने तमाम, जिसको कहते हैं कि अंडे एक ही टोकरी में जाके रख दिए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अपने जाती मफादात के लिए मुल्क को दांव पे लगाना, ये तो बाकायदा एक साजिश तो जरूर है, लेकिन आप ये देखिए कि ये साजिश किसके खिलाफ है। क्या तुर्की के अंदर ये साजिश किसके खिलाफ हुई? क्या मिस्र के अंदर ये साजिश जो है वो क्या मिस्र के हुकूमत के खिलाफ? और इसी तरीके से क्या ईरान के अंदर जब ये साजिश हुई तो किसके खिलाफ हुई? आज पाकिस्तान में टर्किश मॉडल को जो है वो आप लगाना चाह रहे हैं और कोई ऐसी सूरत हाल मई के आखिरी हफ्ते में पैदा करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर जो है हुकूमत डिस्टेबलाइजेशन का शिकार हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये साजिश जो है वो किसके खिलाफ हो रही है, और आपने शेख रशीद साहब का हवाला दिया। टीपू, अगर शेख रशीद साहब की सियासत को देखा जाए तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं पिंडी का सिपाही हूँ और मैं पिंडी वालों के साथ हूँ। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर वो इमरान के साथ नहीं है तो मैं इमरान के साथ हूँ। तो इस तब्दीली की वजह आपके ख्याल में क्या है? नहीं, बिल्कुल जिस तरह अभी हमने शेख रशीद की बातें सुनी जिसमें वो खाना जंगी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, और वो इस साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये एक बैरूनी साजिश है कि इस मुल्क में खाना जंगी हो। तो खाना जंगी की बात कौन कर रहा है और किस नतीजे में वो होगी, तो उस साजिश का तो मेरे ख्याल में शेख रशीद खुद हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये खाना जंगी ये जो है, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, एक बहुत बड़ी बात है। हमने पड़ोस में देखा है अफगानिस्तान में कि इतना बड़ा मुल्क,
इतनी बड़ी आबादी वहाँ पे पिछले 40 साल से जो इंटरनल उनकी थी सिविल वार, उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर खाना जंगी की वजह से जो बाहर के जो लोग हैं या कंट्रीज़ है वो भी फिर इंटरवीन करती है, वो भी फिर यहाँ पे आती है, क्योंकि आप फिर क्रिएट करते हो सिक्योरिटी इशू। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो मेरे ख्याल में शेख रशीद जो कि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, तो इस तरह के बयानात से ये सिर्फ ये कि डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल है एक क्राइसिस उसको वो हवा दे रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो हैं यूएस या बाकी जिस इस तरह की कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी हमें उन्होंने फ्रेम किया हुआ है कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी के बड़े शदीद मसाइल हैं, तो वो भी इस इशू को बड़ा सीरियस ले सकते हैं। और इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को फिर एक्सप्लॉइट करेगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरफ जा रहे हैं, खाना जंगी की तरफ, तो ये एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो मेरे ख्याल में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी तरफ से है, और जिसका आज पर रिस्पॉन्स भी आया राना सनाउल्लाह की तरफ से कि इस तरह के बयानात अगर उसने वापस नहीं लिए तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको घर से नहीं निकलने देंगे। तो मेरे ख्याल में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी प्रेस रिलीज आई, आपको लगता है वो भी उन्हीं को कहा गया? और कुछ सहाफी भी हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा बार बार कह रहे थे कि आप हमें आके बचा लें। एग्जैक्टली ISPR का जो प्रेस रिलीज है तो उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, यानी जब से इमरान खान हटें तो उनके बाद एक तरह से ISPR को यहाँ पे सिक्योरिटी की बाकी इदारे उनको लग रहा है कि एक वेल ऑर्गेनाइज किस्म का प्रोपेगेंडा जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, तो और ये उसका मेरे ख्याल में कि बिल्कुल वो बॉइलिंग पॉइंट पे चीज़ें पहुंच चुकी है। तो एक तरह से यानी उनको आप थ्रेट भी समझ लें ISPR की तरफ से कि बिल्कुल रेड लाइन तक बात पहुंच चुकी है, इसको हम मज़ीद टॉलरेट नहीं करेंगे। बल्कि प्रेस रिलीज में अगर आप देखें तो उन्होंने इलीगल की बात भी की है कि ये टोटली इलीगल है इस तरह के बयान जो कुछ जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि रिएक्शन आएगा डेफिनेटली स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी, जुडिशरी की तरफ से, जुडिशरी पे भी अटैक्स हो रहे हैं। और इमरान खान ये नहीं कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने उसको हटाया है मार्शल लॉ की सूरत में या किसी गैर आइनी तरीके से हटाए गए हैं, बल्कि बिल्कुल प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए उनको हटाया गया है। बहुत शुक्रिया ये पॉइंट, क्योंकि इसी पे मैं अगला सवाल अब्दुल्ला साहब के पास लेके जा रही थी कि हम दुनिया में एक तरफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे अब्दुल्ला साहब कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस इतना मिच्योर हो रहा है कि पहली बार एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ है। एक हुकूमत जो कि परफॉर्म नहीं कर रही थी, उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ा, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी लूज़ की हाउस के अंदर और वहाँ पर एक नई हुकूमत बन के सामने आ गई। लेकिन अगर इसको पूरे को सिक्योरिटी का एक थ्रेट बना दिया जाएगा, जैसे एहसान कह रहे हैं कि इंटरनेशनल दुनिया को भी तो आप जो है वो ये तासुर दे रहे हैं कि नहीं, हमने ना तो जमहूरियत को मजबूत किया है, ना हमने इदारों को मजबूत किया है, बल्कि जो आप हमारे ऊपर शकूक व शुबहात करते हैं, चाहे वो FATF हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हैं, तो हम ऐसे ही हैं। अगर हम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई को खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे या हम अपनी सियासी जो इख्तलाफ है उसको एक जंग की तरह हैंडल करेंगे, तो फिर दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? तो ये पहले तो बात यह है कि शेख रशीद साहब जो फरमा रहे हैं, मैं तो समझता हूं क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि जिस गेट नंबर 4 की वो बात करते रहे, वो 4 नंबर दरवाजा उनके लिए कब का बंद हो चुका, और ये उनकी अपनी कमजोरियों की वजह से हुआ है, और वो किसी सूरत एक अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द उनको इसका एहसास भी हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ आपने या तो आप लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाते या लुक वेस्ट पॉलिसी अपनाते। ये तो बातें इमरान खान साहब के पास मौजूद थी। क्या 7 मार्च से पहले उनका इस किस्म का कोई बयानिया सामने आया था? क्या हकीकत ये नहीं है कि अवाम जो थे बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से और नाइंसाफी की वजह से पिस रहे थे जुल्म की चक्की के अंदर? तो ये भी एक हकीकत है। और खुद आपको याद होगा, आप तो तंजीला साहिबा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये कहते रहे कि 4 अरब रुपए का सालाना माहाना जो है वो पाकिस्तान में करप्शन होती है। तो कितने सेक्रेटरीज जो थे, कितने इन्होंने मिनिस्टर और कितने इन्होंने जो है सरकारी अफसरान को जो है उसके ऊपर केस बनाया या उनको जो है वो पकड़ा गया, जबकि 140वें नंबर पे करप्शन के ऊपर पाकिस्तान आ गया। ये भी एक तल्ख हकीकत है। अब जो इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो आइसोलेशन तो आपने कर चुके थे, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आपने कर दी, पॉलिटिकल आइसोलेशन आपने कर दी। इसी तरीके से आपने जो हमारे अफवाज के हवाले से आपको याद होगा कि अमेरिका में जाके ये बयान दिया था वहां एक थिंक टैंक को कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बाकायदा इन्वॉल्व है दाइश क्रिएट करने में। हालांकि तौबा इस्तगफार,
ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान के अंदर जाके वहां के जो सदर थे हसन रूहानी, उनके सामने क्या बात की थी? उनको कहा था कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है जो आपके मुल्क में हो रही है, इसके पीछे जो है वो पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो इन्वॉल्व है। ये वो बातें हैं जो कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर आप एक चार्जशीट कर रहे हैं। कल ये है कि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उसकी फौज के लोग जो है आज वो इमरान खान से आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो मेजर गौरव क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज एक गोंद की मानद है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है, और इमरान खान को जो है हम तो बुरा समझते ही नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दोस्त है, क्योंकि हजार करोड़ रुपए लगा के जो भारत ना कर सका वो अपने ही मुल्क में अपने ही कौम के सामने अपने ही पाकिस्तानी फौज के जो है वो कपड़े उतारने के लिए चले हैं। ये जो 10 लाख हैं या 20 लाख लोग हैं, आप कश्मीर के महाज पे क्यों नहीं लेके गए? कश्मीर पे तो आपने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ली। बात यह है कि आज मेरे वालिद को जो है जनरल हमीद गुल को बाकायदा मिस कोट किया जा रहा है, उनके सिर्फ वो क्लिप्स बताए जा रहे हैं, वो नहीं बताए जा रहे जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी फौज का जर्नैल हूं, रिटायर नहीं हुआ और आज भी दुश्मन के खिलाफ मैदान जंग में खड़ा हूं, और पाकिस्तानी फौज अगर मेरे बच्चों को गोली मार देगी तो तब भी जो है हमीद गुल उफ ना करेगा। ये भी तो बात है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इमरान खान के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इमरान के इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ गंद है, और वो आ जाए हुकूमत कर लें लेकिन वो नाकाम होंगे, नौजवान को मायूस करेंगे और फिर ये सिस्टम जो है ये अपने अख्ताम के ऊपर पहुंच जाएगा। ये भी हकीकत है। ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आती हूं। तो मैं जो ISPR ने प्रेस रिलीज आज की है, मैं उस पर भी अब्दुल्ला आपका और एहसान का कुछ मजीद रद्द अमल पूछूंगी कि बारहा कहा जा रहा है वो बैरूनी साजिश के मामले पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस ब्रीफिंग थी, बड़ी प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका, सियासी मुदाखलत नहीं है इदारे की तरफ से, इदारे को बाहर रखें। तो हमें क्या इसमें इतना शौक़ है कुछ हमारे एंकर्स को कि वो हमें फ़लाँ ने कहा, हमें हाईअप ने कहा, हमें बड़े सीनियर अफसर ने कहा, और जाहिर है ये आसान है कहना, क्योंकि आपने कहीं कुछ साबित नहीं करना होता तो आप इस तरह के रेफरेंसेस देके शायद अपनी सहाफ़त और कुछ सियासतदान अपनी सियासत चमकाते हैं। तो ब्रेक के बाद इस पर कुछ बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब एहसान, अब होगा क्या? अब जैसे ISPR ने पहले उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा, अब उनको दोबारा से अपनी प्रेस रिलीज़ एक और भेजनी पड़ी है, और आपने देखा इससे पहले कुछ एंकर्स ने जब उनको रब्ता किया तो भी वो बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं कि भाई हमें इन सब चीज़ों से आप दूर रखें, और एंकर्स उनके मैसेजेस भी पढ़ते रहे हैं कि हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें ये कहा कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट से पूछें, हमारा इस पर काम नहीं है। स्टिल वी आर नॉट स्टॉपिंग कि हम उनको कोट करने से बाज नहीं आ रहे। इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इसका कोई हल है? वो असल में PTI की जो लीडरशिप है या जो प्रो PTI एनालिस्ट और जर्नलिस्ट है, तो उनका एक है माइंडसेट कि नहीं हमारे मुकाबले यानी हमारे हवाले से तो वो न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन जो अपोजिशन है या अभी जो रूलिंग अलायंस है तो उनके हवाले से अभी तक वो न्यूट्रल नहीं है। तो ये उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है, और ये बड़े तवातर के साथ, यानी वो मीडिया पे तो डेफिनेटली कोटेड वर्ड्स में वो ये चीज़ कहते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ मीटिंग्स में होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड तो वो तो बड़े शद्दोमत के साथ और फोर्सफुली कहते हैं कि नहीं अभी भी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये उनकी तरफ से, और ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस नहीं बल्कि जुडिशरी पे भी, बल्कि मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं तो चीफ जस्टिस के हवाले से भी बड़ी सख्त बातें की गई हैं। और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो एक पूरी कैंपेन है, वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में बैठ के, बल्कि इंटरनेशनली अगर वो आप देखें, UK की तरफ से काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, दुबई का भी नाम लिया जा रहा है, बाकी जो यूरोप है वहाँ पे भी। तो ये एक पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड एक है, और जिसमें फिर कुछ ये भी इतलाते हैं कि इंडिया से भी कुछ हैंडल्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि वो PTI के सपोर्टर्स होंगे, लेकिन माहौल को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो इंडिया की तरफ से भी फॉल्ट लाइन बना दी खुद, तो वो एक्सप्लॉइट तो करेंगे जो आपके दुश्मन, वो फिर करेंगे। तो ये पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन जो है, ये अब अल्लाह ना करे कि वायलेंस की तरफ चीज़ें चली जाएं और तशद्दुद की तरफ, क्योंकि PTI का जो सपोर्टर है वो यूथ है ज़्यादातर, और वो इमोशनल भी होता है, चार्ज भी होता है, और ये चीज़ें अगर वायलेंस की तरफ चली गई तो फिर मैं आपसे हल पूछूंगी किसका हल क्या, लेकिन पहले अब्दुल्ला साहब आप क्या कहते हैं? वो बार बार कह रहे हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है,
लेकिन शेख साहब उन्हें बार बार कहते हैं कि आपने इलेक्शन कराने हैं, आप इलेक्शन करवाएं, आप अगर इमरान का साथ नहीं देंगे तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा, आप अगर इमरान का साथ नहीं देंगे तो आपका एहतराम इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। जी, जो एक वाहिद इलेक्शन जिसके मुतालिक सारे सियासतदान जो है वो मुत्तफिक हैं कि जो इलेक्शन हुआ था वो बड़ा फेयर हुआ था, वो था आपका बांग्लादेश वाला। फिर क्या हुआ था उसका नतीजा, फिर इधर हम उधर तुम हो गया था ना। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर यही मंतक बनाई जाए कि पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें अमेरिका की मर्जी से आती हैं, तो फिर 2018 में जो हुकूमत आई थी, क्या वो भी अमेरिका की मर्जी शामिल थी उसके अंदर? फिर इसी तरीके से 2000 अभी बताया है इमरान खान साहब ने अपने पॉडकास्ट के अंदर कि जुलाई 2021 को उनको पता चल गया था कि उनके खिलाफ साजिश है, लेकिन तब तक तो रशिया के दौरे का कोई दूर दूर तक का इल्म ही नहीं था और ना ही कोई खत आया था। और फरवरी 2022 तक वजीर आजम साहब इमरान खान तब के कहते रहे कि जनाब हम और हुकूमत जो है और फौज एक पेज के ऊपर है। तो ये अचानक जो है वो ये सारे मामला कहीं अपनी सियासत के लिए तो नहीं हो रहे, अब इसके जो हल भी हैं और इसके जो है मसाइल भी हैं। लेकिन ये जो पहले अगर आप ये बता दें कि फौज को बार बार कोर्ट क्यों किया जा रहा है, फौज को बार बार मुखातिब करके बार बार उनको ड्रैग करने की कोशिश क्यों की जा रही है? तंजीला साहिबा, ये तो बड़ी आसान बात है। डी न्यूक्लियराइजेशन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक के डीमिलिटराइजेशन ना हो। जब तक अफवाज पाकिस्तान न्यूक्लियर के ऊपर जो है वो बाकायदा पहरा दे रही है, तब तक आप जो लोगों के दिलों में नफरतें डाल के लोगों के खिलाफ झूठी बातें जो है वो अफवाज से फैला के मंसूब करके, अभी ये जो बात की गई, देखें जब सोशल मीडिया पे ये कैंपेन शुरू हुई, किसके पास टाइम होता है कि जनरल असलम बेग की आवाज को बाकायदा कॉपी करे, उन्हीं का लहजा अपनाए, उनकी अंदाज में बात करे, जनरल एजाज अवान की, जनरल हारून असलम की, जिनके तीनों तरफ से डिनाइल आ गया। ये कौन कर रहा है? दिस मीन्स कि ये एक बहुत सोची समझी एक मुनज्जम साजिश है। ये आप इसके ऊपर गौर करें, आपको इसके जो ताने बाने हैं वो मिलेंगे। फौज को एक ऐसी पोजीशन में लाया जा रहा है जहां वो बजट जो है वो पेश करे खुद फौज आके, और खजाना तो खाली छोड़ गए हैं। और इसी वजह से जो स्क्वीज किया जाए और उसके बदले में आपको न्यूक्लियर किया जाए, जो ये लोग कहते हैं, मैं आज बड़ा बाबांगे दोहल कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट ए सॉवरन कंट्री, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि अगर पाकिस्तान आजाद ना होता तो आज न्यूक्लियर बम का मालिक ना होता और आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर ना होता। और यही जो है दुश्मन को खटक रही है, इसराइल को पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, हिंदुस्तान के सीने पे फांप लौट रहे हैं कि किसी सूरत पाकिस्तान को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब और एहसान टीपू साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। फौज जब कह रही है कि सियासत में हमारी मुदाखलत नहीं है तो उनको ड्रैग ना किया जाए, कोई भी ना करे, ना सहाफ़ी करे, ना तजियाकार करे, ना सियासतदान करे। पाकिस्तान में आईनी हवाले से अगर देखा जाए, जो ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुल्क की हैसियत से एक अच्छा शगुन है। अगर फ़ौज कह रही है, ख़ुद बोल के कह रही है कि हमारी मुदाखलत नहीं है, आप क्यों चाहते हैं कि मुदाखलत हो? तो बहरहाल जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अकबर एस बाबर साहब, उनसे पूछेंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का मंतकी अंजाम क्या होगा उनके ख़्याल में, और क्या होगा भी अंजाम, या जितने अरसे से ये तातुल का शिकार रहा है कहीं दोबारा से ये मामला लटक तो नहीं जाएगा। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 2014 में इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में किया था, पिटिशनर है उस केस के। और अब जब फैसला होने के नज़दीक है इस केस का, तो बाबर साहब से पूछते हैं कुछ इस केस का माजी और अब जो मुस्तकबिल में उनकी उम्मीदें हैं इस केस से जुड़ी हुई, वो भी उनसे पूछते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये जो फ़ॉरेन फंडिंग के मामलात हैं, जो जिनको बेस बना के आपने ये केस किया है, आपको पता कब चली और आपने इमरान खान साहब को क्या बताया था इनके हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है।
2010-11 में चूंकि मैं मरकजी नायब सदर था और मैं 10 साल से तकरीबन टोटली मैं और एक और साहब हम लोग पीटीआई के मीडिया के इंचार्ज थे, तो मैं खान साहब के बहुत करीब था। और इन द सेंस के अभी एक जो पीटीआई ने ताज़ा तरीन दरख्वास्त डाली इलेक्शन कमीशन में, उसमें इत्तेफाक से उन्होंने वो एक आखिरी मैसेज खान साहब का मुझे अदालत में पढ़ के सुनाया, उनके अपने वकील ने। और ये मुझ पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि पता नहीं इसको ओहदे का शौक था क्या था। तो उसमें वो पढ़ के सुनाते हैं पीटीआई के वकील के जी जो इमरान की तरफ से मुझे मैसेज था, टेक्स्ट मैसेज, कि मैं आपके आई यूज्ड टू पैंडर यू। पैंडर मतलब ये होता है कि आपके लाड उठाता था, आप और जिम्मेदारी, आई फोर्स यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यू वर नंबर 2 इन द पार्टी। ये इमरान खान की शायद वाहिद किसी शख्स के बारे में। तो मुझे कोई ओहदे वगैरह का मसला नहीं था, लेकिन मेरे सामने पीटीआई के अपने मुलाजमीन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी थे और दूसरे भी थे, उन्होंने खुद आकर मुझे बताया कि बहुत बड़े पैमाने पे बेकायदगी हो रही है, हमारे ज़ाती अकाउंट्स में पैसा आ रहा है और उस पैसे को ये लोग कैश चेक के जरिए साइन करके ले जाते हैं, गैर मुल्की कंपनियों से पैसा आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें फिर मेरी और इमरान की इस पर बहस शुरू हो गई। ईमेल चेन्स हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। फिर मैंने इनको एक ख़त लिखा सितंबर 11 में। उसमें मैंने ये इत्तेफाक की बात है कि तमाम इल्ज़ाम जो 3 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का हिस्सा बने, और वो क्या थे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, बाहर से कंपनियां बनी हुई हैं, गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हो रही है, और टॉप लीडरशिप जो है वो पीटीआई की इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं खान साहब से ये तवक्को करता था कि वो इसकी हक़ाइक़ जानेंगे और इसका तदराक। आप कह रहे हैं कि टॉप लीडरशिप जो है वो पीटीआई की इसमें वो इन्वॉल्व थे, तो क्या ये बात इमरान खान साहब के इल्म में थी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको इल्म था कि टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है? देखिए, मैं भी इसी मफरूज़े पे था कि शायद उनके इल्म में नहीं है और उनके इल्म में लाऊंगा तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब मैं उनके इल्म में ले आया, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी ईमेल चेन्स चली, और फिर उसके बाद जब मैंने 7 पेज का सफ़ात पे एक पूरा तफसीली ख़त लिखा, उसमें तमाम करप्शन और रियल एस्टेट का जो स्कैम हो रहा था, जो टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी, तो जब मैं उनकी तमाम चीज़ें इन राइटिंग, यही चीज़ें जो फॉरेन फंडिंग केस का बाद में हिस्सा बनी, जो आज तक जिस पे जो मेरे इल्ज़ामात हैं जो अदालत में है, तो जब उनको इल्म हो गया तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मुतालबा क्या था? मेरा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि आप जस्टिस वजूद्दीन के नीचे एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाए और वो मेरे तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात करे। अगर मैं गलत हूँ, मैं सज़ा का मुस्तहक हूँ, अगर मेरे इल्ज़ामात में सच्चाई है तो फिर आप कार्रवाई करें। तो उन्होंने कार्रवाई की बजाय वो उनके साथ खड़े हो गए, उनकी पुष्टपनाही की। तो फिर मुझे पता चला कि ये मामला कुछ ज़्यादा संजीदा है, गड़बड़ है। ये जो दावे करते हैं ये वो नहीं है। और उस वक्त मुझे फिर भी मैंने 3 साल इंतज़ार किया इसी उसमें कि शायद कोई इस्लाह का रास्ता निकले। बाबर साहब, पहले कहा जा रहा था कि 30 दिन में फैसला होगा, फिर वो जो कोर्ट का ऑर्डर था वो मुअत्तल हो गया, आपको ज़ाहिर मायूसी हुई होगी, लेकिन फिर भी फैसला होने वाला है। तो आप चाहते क्या हैं असल में? इस केस से क्या निकले ऐसा? किसको पनिशमेंट हो, पार्टी ख़त्म हो जाए, पार्टी पे पाबंदी लग जाए, खान साहब को सजा हो, क्या हो? ऐसा क्या चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो थी कि फैसला आ जाएगा। अभी भी फैसला आएगा, अभी 10 तारीख को पेशी है और इंशाल्लाह देखिए केस हतमी उस पे पहुंचा हुआ है। अब 19 अप्रैल को जो आखिरी पेशी थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वादा किया इलेक्शन कमीशन से कि हम 3 दिनों में अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं और अपनी जो मशवरे से ये तय हुआ 27, 28, 29 अप्रैल का। अब 27, 28 अप्रैल के दरमियान में 25 अप्रैल को जो डबल बेंच का फैसला है चीफ जस्टिस अतर बिमला के नीचे, उन्होंने वो 30 दिन की कदगन खत्म कर दी। आप अंदाजा लगाए नहीं किस तरह डिले करते हैं। 30 दिन की कदगन खत्म की, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं लिखा अपने फैसले में कि तमाम सियासी जमातों के फैसले एक साथ हो। इन्होंने 27 अप्रैल को आके इनके वकील क्या कहते हैं, जी ये फैसला आ गया, इसमें इसके मुताबिक तमाम पार्टियों के एक साथ हेयरिंग होनी चाहिए और इसलिए हम दलाइल नहीं देंगे। उन्होंने दलाइल देने से इनकार कर दिया। तो फिर उनका ये बात जब मुस्तरद की, फिर उन्होंने कहा जी हमें फिर मजीद टाइम दे, फिर 10 तारीख तय हो गई। तो ये इसी तरह देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जो केस अपनी जगह पे है, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। 9 रेट पिटीशंस हो चुकी हैं
कि ये किसी न किसी बहाने इसको ताखीरी हरब इस्तेमाल। थैंक यू वेरी मच जी। अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और आपने सुना कि जो फॉरेन फंडिंग केस की कुछ हमने जो पास था कुछ उस पर भी उनसे बात की है। बहरहाल वो कह रहे हैं जी कि 30 दिनों में नहीं भी होगा तो भी ये मामला कुछ दिनों में हल हो जाएगा। और फॉरेन फंडिंग केस को लेके जो खान साहब हैं वो और उनकी जमात मुख्तलिफ जो इश्यूज़ को डिस्कस करती है, एक उसमें इशू ये भी है कि वो चाहते हैं कि जो बाकी जमातें हैं जिनके फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात के हवाले से फ़ारूक हबीब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है, तो वो चाहते हैं कि क्लब कर दिया जाए इन दरख्वास्तों को। बहरहाल देखते हैं कि कब इस केस का फ़ैसला होता है और उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी। क्या ये फ़ैसला खान साहब की सियासत के लिए एक बड़ा धचका हो सकता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।